हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्कोप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोप प्लस फाउंडेशन पे। सो मेरा नाम है हिमानी और मैं हूं आपकी साइंस की एजुकेटर। और हम लोग कर रहे थे लास्ट कुछ क्लासेस में अपनी 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 दैट इज मोशन। मोशन के बारे में हमने अब तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, एक बार फटाफट से 1 मिनट सा क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं कि लास्ट क्लासेस में एक्चुअली में हमने किया क्या था। पहली क्लास में हमने क्या था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। सो बेसिकली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपके सबसे बड़े ओजी एग्जांपल हैं। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में क्या फर्क होता है। स्केलर है डिस्टेंस जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर क्या है, आपका डिस्प्लेसमेंट है जिसपे आपको डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के केसेस भी पढ़े थे, ट्रायंगल वाला एग्जांपल भी किया था, सर्कल के लिए भी पढ़ा था कि सर्कल में अगर हम हाफ क्वाड्रेंट करते हैं, फुल क्वाड्रेंट करते हैं या फिर पूरा सर्कल करते हैं, सेमी सर्कल करते हैं, हर एक केस में क्या क्या डिस्टेंस होंगे और क्या क्या डिस्प्लेसमेंट होंगे। सो बेसिकली अगर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में तो मोस्टली क्वेश्चन सर्कल के ही आते हैं, बट यूजुअली बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। या आपसे सीधा ही बोल देता है यार जीरो डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे दो, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे दो, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल दे दो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमने स्पीड और वेलोसिटी के बारे में भी डिफरेंस समझा था कि दोनों की वैल्यूज होती हैं कि स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया हो कि एक ही रास्ता है, जैसे हमने क्वेश्चन किया था कि दिल्ली से अंबाला जाना है, दिल्ली से लेके अंबाला जाने के लिए आपको डायरेक्शन बता दी गई है नॉर्थ की तरफ, तो आपकी स्पीड भी वही होगी, वेलोसिटी भी वही होगी। सेम उसी तरीके से किस किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल होते थे, किस केस में जब आपकी जो भी बॉडी है, कोई भी बच्चा है, वो एक ही रास्ता क्रॉस कर रहा है, शॉर्टेस्ट पाथ से ही जा रहा है, तो वही होगा आपके पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड वेलोसिटी हो गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था एक्सेलरेशन और उससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने के बाद ये रहा आपका, एक सेकेंड, हाँ ये रहा आपका डिस्टेंस और वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो हम आज करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमारा ये वाला पार्ट हो चुका है, कौन सा, हम ये वाला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, एक्सेलरेशन एंड इट्स न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो गया था। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करे थे हमने, मुझे लगता है कि सब बच्चों ने बड़े ही प्यार से अच्छे से वो न्यूमेरिकल्स कर लिए होंगे। जिसने नहीं करा प्लीज जाइए पुरानी वीडियोस देख कर आइए, बड़े ही मजेदार तरीके से हम लोगों ने वो वीडियोस करी थी। ठीक, चलिए फिर आज हम लोग शुरू करने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। सो बेसिकली हमारे पास सबसे बड़ा मोटिव है कि यार ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने का मतलब क्या हुआ। अब तक आपने मोशन पढ़ा, स्पीड पढ़ी, वेलोसिटी पढ़ी, एक्सेलरेशन पढ़ा, उनका पढ़ा कि फॉर्मूला क्या होता है, यार वैल्यूज दो सीधी सीधी निकालो। अभी ग्राफ की जरूरत क्या पड़ी। अब यार ऑब्वियसली आपके पास जब एक ग्राफ रखा होता है ना किसी चीज का, कि तुम्हारे पास एक ग्राफ दे दिया है, ये है डिस्टेंस और टाइम का, डिस्टेंस यहाँ कर दिया, वैसे तो डिस्टेंस होता नहीं है यहाँ पे, डिस्टेंस होता है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ हो गया, वेलोसिटी यहाँ हो गई। इस तरीके के अगर ग्राफ होता है तो आप किस ग्राफ की शेप से, इस ग्राफ की शेप से इजीली बता सकते हो कि आपको क्या चाहिए, क्या निकालना है, और जो भी निकालना है वो बड़े इजी तरीके से निकाल सकते हो। ये तो एक सिंपल सा ग्राफ हो गया जो आपको अभी कुछ नहीं करना है, जिसका हम लोग अभी पढ़ेंगे तो डिस्टेंस और टाइम ग्राफ पढ़ेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे आज हम अपनी क्लास में, और उसको पूरा अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, सो पहली बात है यार, जरा एक बार पेन चेंज कर लिया जाए। ओके चलो, अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ आखिर क्या शो करता है, शोज हाउ फार इज ऑब्जेक्ट एज ट्रेवल इन द गिवन टाइम, कि कितनी दूर तक एक गिवन टाइम में आपका ऑब्जेक्ट गया है। जैसे अगर आपके पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है, आपका सबसे पहले तो डिस्टेंस होता है आपका वाई एक्सिस पे प्लॉटेड, एक्स एक्सिस पे होता है टाइम, तो टाइम आपने यहाँ रख दिया, डिस्टेंस का डी यहाँ पे रख दिया। अगर आपका ग्राफ इस तरीके से है, कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी होंगी और कुछ वैल्यूज यहाँ पर दी होंगी, आप निकाल सकते हो किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर उसका डिस्टेंस कितना था। तो ये ग्राफ बेसिकली ये बताने के काम आता है कि कितनी दूर कोई ऑब्जेक्ट गया है किसी एक गिवन टाइम में। ठीक है, उसके बाद
सिंपल सा ग्राफ है, डिनोट करना है, डिस्टेंस और टाइम को डिनोट करना है। लेकिन अब ये इंडिकेट क्या करता है, किसी भी ग्राफ की इंडिकेशंस क्या होती हैं, या किसी भी ग्राफ में आप निकालते क्या क्या हो। पहले आओ जरा पहले हम एक बार टेबल देख लेते हैं। ये आपको कोई टेबल गिवन है कि आपका बच्चा जो है 2 मिनट में 1 किलोमीटर चला है, 4 मिनट में 2 किलोमीटर चला है, 6 मिनट में 3 किलोमीटर, 8 मिनट में 4 किलोमीटर, 10 मिनट में 5 किलोमीटर, 12 मिनट में 6 किलोमीटर एंड सो ऑन। आपको क्या करना है, आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट कैसे करोगे, कर दो यार, 2 4 6 8 10 12 14, 2 4 6 8 10 12 14। डिस्टेंस कितना है, 1 2 3 4 5 6 और थोड़ा सा ऊपर ले जाए तो 7 भी आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, वैल्यूज प्लॉट करनी है। ग्राफ प्लॉट करना सबको आता होगा कि 2 मिनट में 1 किलोमीटर, 4 मिनट में 2 किलोमीटर, 6 मिनट में 3 किलोमीटर, 8 मिनट में 4, 10 में 5 और 12 में 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने सारे के सारे पॉइंट्स एक ग्राफ पे प्लॉट कर दिए, क्रॉस बना दिया, सबकी वैल्यूज लिख दी, तो आपके पास एक ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन का। मेरा थोड़ा ऊपर नीचे हो गया क्योंकि वैल्यूज ऊपर नीचे हो रखी है, लेकिन अगर आप इसको प्रॉपर एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करोगे तो आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। ये है आपका टिपिकल डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस आपका यहां पे मेंशन कर दीजिए, टाइम आपका यहां मेंशन कर दीजिए। टिपिकल डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसमें आपको इस तरीके के डेटा पॉइंट्स दिए होंगे। ये दिए हुए डेटा पॉइंट्स कि कितने किलोमीटर चला है कितने मिनट में, इनको प्लॉट करना है। और क्या बोला है कि यार ये एक यूनिफॉर्म मोशन है। ऑब्वियसली ये एक यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस मूव करा है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी स्पीड लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगी, ये मेरे पास टेबल है और मुझे इसकी स्पीड लिखनी है। ठीक है, ठीक है, सॉरी फॉर द मेस, हम इनको मिटा देते हैं, काम करते हैं और कुछ ना मिट जाए। ये गोले गोले बस मिटा रहे हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या बोल रही हूं मैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है आपका, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या सुना सुना लग रहा है, क्या ये आपको स्पीड नहीं देता, क्या ये आपको स्पीड नहीं देता, देख लेते हैं। डिस्टेंस है 1 डिवाइडेड बाय टाइम है 2, 1/2। किस में लिख रही हूं मैं यार, ये मैं लिख रही हूं किलोमीटर पर मिनट में लिख रही हूं। मैं अभी यूनिट्स चेंज नहीं कर रही क्योंकि यूनिट्स चेंज करके भी आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। मैं बस आपको एक बार लिख के दिखा रही हूँ कि हम किस तरीके से लिखते हैं। 1/2, अब यहाँ से करो 2/4, 2/4 का भी आंसर 1/2, 3/6 का भी आंसर 1/2, 4/8 का भी 1/2, 5/10 का भी 1/2, 6/12, 6 दूनी 12, 1/2, 7/14, 1/2 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, सारी की सारी स्पीड और आपका किलोमीटर पर मिनट में मैंने आपको स्पीड लिख के दिखा दी। क्या सबकी स्पीड सेम नहीं आ रही, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब क्या है कि इसमें आपका यार स्पीड जो है, जो स्पीड है इट इज कांस्टेंट। आपका ये एग्जांपल है कांस्टेंट स्पीड का, यानी कि क्या लिख रहा है इधर, इधर क्या लिख रहा है, ये रहा यूनिफॉर्म मोशन का। सो ये आपका एक यूनिफॉर्म मोशन है। ये तो आपने स्पीड निकाली टेबल से, आपने किससे स्पीड निकाली, टेबल से आपने बड़े प्यारे तरीके से स्पीड निकाल ली डिस्टेंस अपॉन टाइम में। लेकिन आप स्पीड इस ग्राफ से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो जरा देखते हैं, एक सेकंड। ये है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यहां पर है आपका डिस्टेंस, यहां पर है आपका टाइम। अब एक बात बताओ, आपने कभी स्लोप नाम का वर्ड सुना है,
स्लोप, स्लोप सुना है? स्लोप, स्लोप क्या होता है? ये स्लोप होता क्या है? स्लोप आपको बताता है ये जो कर्व, ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कितनी झुकी हुई है एक्स एक्सिस की तरफ। बेसिकली ये वाला जो एंगल होता है ना थीटा, वैसे तो स्लोप की वैल्यू होती है टेंजेंट थीटा, लेकिन अभी आपको थीटा वीटा के बारे में कुछ पता नहीं है, तो अब इस बेसिकली आपको एक तरीके का ओवरव्यू सा दे रही हूँ कि ये जो थीटा होता है ना, एग्जैक्टली यही होता है आपके पास स्लोप, एग्जैक्टली यही होता है आपके प्लस स्लोप। लेकिन अगर मैं आपके तरीके की बात करूं तो थीटा को भूल जाओ, ये बताती है स्लोप की ये कितनी झुकी हुई है एक्स एक्सिस के साथ। ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। स्लोप क्या बताती है कि यार ये एक्स एक्सिस के साथ कितनी स्टीप है, कितना एक्स एक्सिस के साथ ये झुकी हुई है। जैसे कि अगर आप किसी सीधे पहाड़ पे चढ़ाई करते हो तो आप कहते हो ओ बेटे इस पे तो बहुत ज्यादा स्टीप है, बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, स्लोप बहुत ज्यादा है। सीधी चढ़ाई कैसी होगी? अगर मैं इसको बिल्कुल सीधा कर दूं, ये वाली जो लीनियर जो कर्व है, इस कर्व को बोलते हैं लीनियर कर्व। लीनियर कर्व किसे बोलते हैं? इस तरीके के स्ट्रेट लाइन ग्राफ को, इस तरीके के स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम बोलते हैं लीनियर कर्व। क्या बोलते हैं? लीनियर कर्व। ठीक है, लीनियर कर्व हम इसको बोलते हैं। और जितना ज्यादा इसको मैं सीधा करती जाऊंगी, ऐसे ये खड़ा हुआ है, इसको मैं और ऊपर की तरफ करती जाऊं, ऊपर की तरफ करती जाऊं, ऊपर की तरफ करती जाऊं, तो देख रहे हो अगर कोई बच्चा इस पे चढ़ेगा तो उसके लिए इजी होगा चढ़ना, लेकिन अगर इसके ऊपर चढ़ेगा तो बहुत स्टीप सी चढ़ाई है। तो जितनी ज्यादा स्लोप होती है उतना डिफिकल्ट होता है इस कर्व के ऊपर चढ़ना। ठीक है, लेकिन आपको ये स्लोप देता क्या है? स्लोप का एग्जाम्पल यानी कि सॉरी डेफिनेशन होती है कि जो भी वाई एक्सिस पे है डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। आपके पास वाई एक्सिस पे क्या है? वाई एक्सिस पे हमने रखा है डिस्टेंस, हमने वाई एक्सिस पे डिस्टेंस रखा है, डिवाइडेड बाय आपका एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्स एक्सिस पे आपका है टाइम। तो क्या ये डिस्टेंस अपॉन टाइम आपको देखा देखा सा नहीं लग रहा? आपको देखा देखा सा नहीं लग रहा? ये डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या देता है? स्पीड देता है। स्पीड मतलब आपका स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये मैंने स्लोप से स्टार्ट किया, इसको निकाल क्या दिया? स्पीड। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगी आपको? विल गिव यू स्लोप। क्या देगी? स्लोप प्रोवाइड करेगी आपको। स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ही थोड़ी प्रोवाइड करेगी यार, ये भी तो देखो, स्पीड प्रोवाइड करेगी। क्या प्रोवाइड करेगी? स्पीड। मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप से आप स्पीड निकाल सकते हो। अब ये स्लोप निकालते कैसे हैं जरा? अब ये स्लोप को निकालने का भी तो तरीका आना चाहिए। तो ये जो स्टीपर वाले कर्व थे इनको मैं मिटा देती हूँ और ज़रा मैं इसको थोड़ा सा डार्कन कर देती हूँ, इस लाइन को। ये लाइन है। आप स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे? स्लोप निकालने के लिए आप कोई भी दो पॉइंट कंसिडर कर लोगे, जैसे मैंने कर लिया ए और बी, ए और ये वाला पॉइंट बी। ठीक है, क्या करेंगे अब? इस वाले पॉइंट से एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के, उस वाली पॉइंट से भी एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, एक पैरेलल लाइन वाई एक्सिस के। ये वाला पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग, ये वाला। ठीक है, दो पॉइंट कंसिडर करें, मैंने एक लाइन उसके पैरेलल टू द एक्स एक्सिस डाल दी, उस पॉइंट से एक, उस पॉइंट से पैरेलल टू द वाई एक्सिस। ये पॉइंट था, अगर मुझे एक्स एक्सिस पे डालनी है तो ये रही लाइन, वाई एक्सिस पे डालनी है तो ये वाली लाइन। जिस जिस पॉइंट पे ये कट कर रही है दोनों पॉइंट को S1 S2 कंसिडर कर लो, और वाई एक्सिस वाले T1 T2, क्योंकि वाई एक्सिस पे टाइम है, एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है, तो उसी के अकॉर्डिंग करोगे। तो हमने टाइम वाले की कर लिया T1 T2 और डिस्टेंस वाला कर लिया S1 और S2।
स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हो, स्लोप आपको क्या देगी, ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस। आप बेसिकली कर क्या रहे हो, आप स्लोप निकाल रहे हो। स्लोप का मतलब है वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे कितना डिस्टेंस आ रहा है, अगर मैं इस पूरे डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दूं तो मुझे S2 माइनस S1 मिल जाएगा। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है S2। ये पूरा डिस्टेंस कितना है, ये पूरा डिस्टेंस है S1। तो मेरे पास y एक्सिस पे क्या आ गया, y एक्सिस पे मेरे पास आ गया S2 माइनस S1। y एक्सिस पे मेरे पास सिंपली आ गया S2 माइनस S1। टाइम वाली एक्सिस पे क्या है, टाइम वाली एक्सिस पे है, यानी कि x एक्सिस पे है T2 माइनस T1, मतलब कि ये वाला पूरा टाइम माइनस ये वाला पूरा टाइम, ये वाला पूरा टाइम माइनस ये वाला पूरा टाइम, कितना टाइम हो गया, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। क्लियर है ये बात। स्लोप निकालनी आ गई। स्लोप का मतलब क्या है ये समझ में आना चाहिए। थोड़ा बहुत मुझे पता है कि मैं स्लोप आपको बहुत अच्छे से नहीं समझा पाऊंगी जितने आपको मैथ्स वाली टीचर आपकी बता पाएंगी, क्योंकि स्लोप इज अ डिफरेंट टॉपिक इन द मैथमेटिक्स जो आप लोग पढ़ोगे। अभी के लिए सिर्फ इतना ही समझना है कि एक्स एक्सिस से वो कितनी झुकी हुई है उसी को स्लोप बोलते हैं, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, जो भी वाई एक्सिस पे चीज दी हुई है उसकी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे डिस्टेंस दिया हुआ है जिसका मैंने दो कोई भी पॉइंट कंसिडर कर लिए, दोनों पॉइंट का डिस्टेंस देख लिया, S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1। ग्राफ से कुछ इस तरीके से आप निकालते हो, आ जाएगी स्पीड। यही तो S2 माइनस S1 क्या देगा, डिस्टेंस देगा, T2 माइनस T1 आपको टाइम देगा। फिर से आपके पास आपका आंसर आ गया स्पीड, आंसर आ गया स्पीड। ठीक है, अब देख लो जरा, अब इंपॉर्टेंस देख लो। इंपॉर्टेंस देखने से पहले जरा एक सेकंड रुकते हैं, हम लोग चलते हैं अपने नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हमने पढ़ा था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने अनइक्वल डिस्टेंस मूव किया था। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम क्या है, देखो आपने 0, 2, 4, 6, 7, 8, 10 ऐसे 12 करके ये सारा टाइम इंटरवल लिया है कि ये हो गए 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड 2 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। लेकिन डिस्टेंस देखो, 0 से 2 सेकेंड में 1 मीटर गया, 2 से 4 सेकेंड में 4 मीटर गया, फिर उसके बाद तो कोई तरीका ही नहीं है डिस्टेंस का। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक काम करते हैं, इसके लिए भी एक बार स्पीड लिख के देख लेते हैं। स्पीड लिख के देख लेते हैं। इधर बना देते हैं एक स्पीड का कॉलम। करो जरा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन देखना है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज चेंजिंग, ये तो सबको पता होगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज चेंजिंग। डिस्टेंस अपॉन टाइम 0, डिस्टेंस अपॉन टाइम 1/2, डिस्टेंस अपॉन टाइम 4/4 दैट इज 1 कितना मीटर पर सेकेंड। तो मैं ऊपर ही लिख रही हूँ, ये सबके लिए वैलिड है। 9/6, 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3/2 मीटर पर सेकेंड। 16/8 2 मीटर पर सेकेंड। अरे ये क्या हो गया, भाग जा, हाँ भाग गया। उसके बाद 25/10 दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद बचा 36/12 36 3 मीटर पर सेकेंड। सो देख रहे हो, पहले आ रहा है 0.51, 3/2 2, 2.5 3/3। देख रहे हो, स्पीड हर एक इंस्टेंट पे आपकी चेंज हो रही है। हर एक इंस्टेंट पे आपकी स्पीड चेंज हो रही है। 0, 1, 1.5, 1, 2, 2.5, 3, इस तरीके से आपकी स्पीड हर एक इंस्टेंट पे चेंज हो रही है। हर एक इंस्टेंट पे स्पीड चेंज होने का मतलब ही यही है दैट इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये एक आपका
नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल है जिसमें कार मूव कर रही है विद डिफरेंट वेलोसिटी। उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, ये आपका ग्राफ है, सारी की सारी वैल्यूज पुट करो तो आपका जो ग्राफ आता है ना इस तरीके से कोई मुड़ा हुआ ग्राफ आएगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा, ग्राफ कुछ ऐसा आएगा या ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा, मतलब कुछ भी ग्राफ आ सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। कैसा ग्राफ नहीं आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आएगा। तो अब अच्छा एक बात बताओ, अगर आप इसकी स्लोप निकालना चाहो तो, अगर आप इसकी स्लोप इन दोनों पॉइंट्स को लेके निकालो, इन दोनों पॉइंट्स को लेके आप इसकी स्लोप निकालो। स्लोप कैसे निकालते हैं, मान लो मैंने जैसे आपको लास्ट इसमें बताया है ये 2 पॉइंट्स कंसिडर किए हैं, इन दोनों पॉइंट से इस तरीके की 2 पैरेलल लाइंस ड्रॉ करोगे। पैरेलल लाइंस ड्रॉ करी, ये वैल्यूज माइनस ये वैल्यूज और ये वैल्यूज माइनस ये वैल्यूज, कैसे निकालते हैं, स्लोप क्या निकलेगा, स्लोप यानी कि क्या देगा, स्पीड देगा। स्पीड यानी कि आपको वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू। लेकिन अगर आप यही 2 पॉइंट की जगह ये दोनों पॉइंट कंसिडर करो फिर वैल्यूज निकालो तो आप देखोगे हर एक पॉइंट पे आपकी स्लोप डिफरेंट आएगी। कोई भी 2 पेयर उठा लो, चाहे ये दोनों उठा लो, ये दोनों उठा लो, ये दोनों उठा लो, कुछ भी उठा लो, मतलब मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही हूँ ए बी सी डी मैंने 4 पॉइंट कंसिडर किए हैं। आप ऐसा नहीं है कि ये जो गोले लगे हुए हैं यही करने हैं, आप ये पॉइंट भी कंसिडर कर सकते हो ए बी। चाहे आप ए बी का पेयर ले लो, ए सी का पेयर ले लो, ए डी का पेयर ले लो, उन सारे पेयर से ऐसे पैरेलल लाइंस ड्रॉ करके जरा स्लोप निकाल के देखो, यानी कि स्पीड निकाल के देखो। हर एक पॉइंट पे नॉन यूनिफॉर्म वाले केस के लिए आपकी स्पीड डिफरेंट आएगी। फॉर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड वुड बी डिफरेंट एट ईच इंटरवल और ईच टाइम, जैसे ही टाइम चेंज होगा। मतलब आपकी जैसे जैसे आपका डिस्टेंस और टाइम की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी आपके पास स्लोप अलग अलग आएगी। क्यों, क्योंकि पहले तो आपके पास स्लोप कांस्टेंट थी, जैसे कि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ था, ये रहा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। आपके पास स्लोप कहीं भी निकाल लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किन्हीं भी 2 पॉइंट पे आप अपनी स्लोप निकाल लो, आपकी स्लोप कितनी आएगी, उतनी आएगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी, क्योंकि आपकी स्पीड तो चेंज हो ही नहीं रही। देखो जरा, हर एक उसमें स्पीड आपकी 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रही है, तो आपकी स्लोप भी हमेशा सेम आएगी। मतलब कि यूनिफॉर्म के लिए एक कांस्टेंट स्लोप का ग्राफ होता है, जबकि नॉन यूनिफॉर्म के लिए आपके पास चेंजिंग स्लोप का ग्राफ होता है। ठीक है, जरा अब इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस देख लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्रोवाइड्स अ वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मोशन। बिल्कुल सही बात है कि कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड क्या है, स्लोप क्या है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ से मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे ले लो, ये आपका ग्राफ है, ये आपका डिस्टेंस टाइम, गलती नहीं करनी है, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पे लेना है, और ये डिस्टेंस है। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट पे आप क्या निकाल सकते हो, ये टाइम है तो इसके करस्पॉन्डिंग आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो किसी भी इंस्टेंट पे। जरूरी नहीं है जो मैंने क्रॉस किया है उस पे ही, किसी भी टाइम पे आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, ये भी बताता है, इट शोज वेदर द मोशन इज इन यूनिफॉर्म मोशन और द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अरे क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये भी बता देता है कि वो आपके पास वी कैन फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी एट एनी इंस्टेंट। हम ये भी बता सकते हैं, ये तो चलो हो ही गया। इट शोज वेदर द मोशन इज यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म कैसे बताएगा, अगर ग्राफ लीनियर है
तो यूनिफॉर्म। अगर ग्राफ नॉन लीनियर है, कुछ इस तरीके से ग्राफ है टेढ़ा हुआ, तो वो नॉन यूनिफॉर्म। ये यूनिफॉर्म लीनियर ग्राफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू यूनिफॉर्म। नॉन लीनियर ग्राफ जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं होते, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, इट टेल्स अस द मोशन इज इन एक्सेलरेटेड और रिटार्डेड। एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का भी बता देता है। कैसे बताता है, जरा ये वाली चीज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देखेंगे। ठीक, ये वाली चीज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ में देख लेंगे इजीली। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हुए, नेक्स्ट आपके पास क्या है। अच्छा, अब आपने तरह तरह के आपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिए हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म के लिए। एक केस नंबर 3 आपको बता देती हूं कि अगर आपका ये टाइम है, ये डिस्टेंस है, ग्राफ कुछ इस तरीके से हो जाए, कुछ इस तरीके से आपका ये वाला हो जाए, तो आप क्या करोगे? तो आप कुछ नहीं करोगे। आप देखो जरा, आप अगर 2 मिनट पे हो, 3 मिनट पे हो, 4 मिनट पे हो, 5 मिनट पे हो, 10 मिनट पे हो, आपका डिस्टेंस कितना है? 5, 10, 15, 20। आपका डिस्टेंस चाहे आप 2 मिनट पे देख लो, 3 मिनट पे देख लो, 4 मिनट पे देख लो, 5 मिनट पे देख लो या 10 मिनट पे देख लो, आपका डिस्टेंस हमेशा 20 मीटर ही रहेगा। आपका डिस्टेंस हमेशा कितना रहेगा? आपका डिस्टेंस हमेशा 20 मीटर रहेगा। देख लो फिर से, डिस्टेंस विल ऑलवेज बी 20 मीटर, यानी कि स्पीड आपकी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। कांस्टेंट नहीं रहेगी स्पीड। देखा, कंफ्यूजन हो गया ना। आपने क्या करा, आपने टाइम को चेंज किया, 2, 3, 4, 5, 10, लेकिन डिस्टेंस क्या है? वही है, मतलब सेम डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि बॉडी इज एट रेस्ट। उस बॉडी की बॉडी इज एट रेस्ट का मतलब क्या है? वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही। ये हो गया ना रेस्ट वाला काम, कि आपने जैसे जैसे टाइम इंटरवल चेंज किया, आपने क्या किया, आपने टाइम इंटरवल के साथ डिस्टेंस नोट किया, तो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ही नहीं कर रही। इट मींस बॉडी चेंज नहीं करने का मतलब क्या है? कि वो रेस्ट पे है। ठीक है, फटाफट से कंक्लूजन देख लेते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो मोशन यूनिफॉर्म होगा। इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एनीबॉडी एंड इट्स स्पीड इज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्पीड कैसे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ किसी भी बॉडी का दिया हुआ है तो उसका किस तरीके से कैलकुलेट हो सकता है? स्पीड आप स्लोप से कैलकुलेट कर सकते हो। कर लिया है ये। द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन ग्राफ इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंटरवल विच इज चूजन। बताया था आपको, कोई भी 2 पेयर ले लो, अगर आपके पास यूनिफॉर्म मोशन है तो आपके पास कांस्टेंट स्लोप आएगी, यानी कि कांस्टेंट स्पीड आएगी, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन आपका स्ट्रेट लाइन से शो होता है। लेकिन दिस इंप्लाइज दैट सॉरी that the speed of an object under the uniform motion remains constant। ये तो बात ही है, ये तो हमने अभी तक पढ़ा ही है कि speed of the object under the uniform motion remains constant। नोट हो गया, सबने देख लिया बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, the slope of the straight line graph is same irrespective of the time interval which is chosen। This implies that the speed of an object under the uniform motion remains constant। स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि आपके पास लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ का मतलब है कि आपकी स्लोप हर जगह पे कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि आप किसी भी टाइम इंटरवल पे ले लो आपकी स्लोप वही आएगी। स्लोप होती है हमारी स्पीड, स्लोप कांस्टेंट है तो हमारी स्पीड कांस्टेंट है। नेक्स्ट चीज, अब आते हैं हम अपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे। अब आपके पास ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो आपके केसेस हैं कि कौन से केस के लिए कौन से केस के लिए। सबसे पहले तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ वही है कि आप अपने वाई एक्सिस पे वेलोसिटी को प्लॉट करो और एक्स एक्सिस पे अपना टाइम को प्लॉट करो। इट विल गिव यू द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इट विल गिव यू
वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब जरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के फटाफट से 3 केसेस पढ़ने हैं हमने। विद द कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि जीरो एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि जीरो एक्सेलरेशन, पहला केस तो ये होता है, ठीक है। व्हेन द वेलोसिटी इज कांस्टेंट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद वाई एक्सिस डिनोटिंग वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस विल बी लाइक दिस। कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ आएगा। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, यानी कि v इज इक्वल्स टू यू। आपके पास फाइनल वेलोसिटी ये है, इनिशियल वेलोसिटी ये है। अगर आपकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रह रही है, तो ये जो नॉट चेंजिंग वेलोसिटी है, यानी कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम होगी। इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी सेम है तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला v माइनस यू बाई टी, दोनों की वैल्यू सेम है तो v माइनस वी बाई टी दैट इज 0। तो ये केस किसका हो गया? ये केस हो गया आपका जीरो एक्सेलरेशन का। कुछ इस तरीके का, जब आपके पास कांस्टेंट ग्राफ आता है जिसमें आपकी वेलोसिटी किसी भी टाइम पे देख लो, इस टाइम पे देख लो, इस टाइम पे देख लो, इस टाइम पे, इस टाइम पे, इस टाइम में, किसी भी टाइम पे देख लो, आपकी वेलोसिटी की वैल्यू इज नॉट चेंजिंग। नॉट चेंजिंग कैसा ग्राफ बनाता है यार? जब हमने देखा था कि आपकी डिस्टेंस की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, तो आपका डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ तब ऐसे था। अब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो अब ऐसे है। मतलब अगर आपकी कोई चीज कांस्टेंट है जो कि वाई एक्सिस पे है, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऐसा बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ये बन रहा है। ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये आपका पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ में। अब ये जो वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है, ये आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता है। क्या बताता है? आपका ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर आप एरिया अंडर द कर्व लिखना चाहो, अब तक हमने क्या पढ़ा था? पिछली चीजों में हमने पढ़ा था कि स्लोप आपको स्पीड देती है। कौन से में? डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप आपको स्पीड देती है। लेकिन यहां पर हम क्या करेंगे यार? यहां पर हम करेंगे कि ये जो एरिया अंडर द कर्व है, ये वाला एरिया अंडर द कर्व, मैंने कोई 2 पॉइंट चूज करे हैं ए और बी, इसका एरिया अंडर द कर्व क्या देगा? वैसे अगर आप लिखना चाहो तो आपका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? या स्पीड छोड़ो, आप वेलोसिटी पढ़ रहे हो तो आप वेलोसिटी लिखो। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, तो मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई कर दूं। पहले हम डिवाइड कर रहे थे स्लोप से, लेकिन यहां पर मेरे को क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। अरे ये क्या हो गया? अब आपको डिस्टेंस निकालना है तो आपको वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो कैसे मिलेगा? वो आपको मिलेगा एरिया अंडर द कर्व से। एरिया अंडर द कर्व से कैसे? जरा देखो। अब आपका एरिया अंडर द कर्व, अगर मैं वो वाला कर्व कंसिडर करती हूँ तो आपका एरिया अंडर द कर्व कैसे लिखा जाएगा? अगर आप देखोगे तो आपका एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? ये एक रेक्टेंगल की तरह सबको दिख रहा है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कि यार ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है? पहले तो ये बताओ, क्या कोई ऐसे सोच रहा है कि ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा है? सबको दिख रहा है, एक रेक्टेंगल है, इसकी कुछ लेंथ है और इसकी कुछ ब्रेड्थ है। लेंथ अगर मैं AC मान लूं, ब्रेड्थ अगर मैं CD मान लूं, ऑब्वियसली आप AB और BD भी मान सकते हो। ये तो आप बचपन में पढ़ते हुए आए हो कि अगर रेक्टेंगल का एरिया लेना है तो लेंथ दोनों इक्वल होती है, तो कोई भी एक लेंथ और ब्रेड्थ दोनों इक्वल होती है, तो कोई भी एक ब्रेड्थ। तो मैंने कोई भी एक AC ले ली और एक CD ले ली। अब आपके पास AC क्या है? AC की वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट है, हर एक टाइम पे आपकी वैल्यू कितनी है? ये रही 40। और ये वैल्यू किस चीज की है? ये जो 40 वैल्यू है, ये आपकी दी हुई है वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है।
वेलोसिटी की वैल्यू इनटू CD। CD की वैल्यू क्या है, ये अगर मैं T2 मान लूँ, ये अगर मैं T1 मान लूँ, तो CD की वैल्यू होगी T2 माइनस T1 या फिर 4 माइनस समथिंग, जो भी आपकी ग्राफ में वैल्यू दी हुई है। लेकिन अभी मैं क्या लिख दूंगी, T2 माइनस T1 R। तो और अगर मैं एक बार ध्यान से देखूं, ये जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD है, ये आपको दे रहा है AC इंटू CD। AC आपकी वेलोसिटी है, T2 माइनस T1 इंटू वो आपका टाइम है। तो क्या हो गया, ये आपका एरिया अंडर द कर्व आपको देता है वेलोसिटी इंटू टाइम। क्या दे रहा है आपको एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व आपको दे रहा है वेलोसिटी इनटू द टाइम। और ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD भी आपको वही चीज दे रही है। ठीक है, क्लियर है? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हो विदाउट एनी थिंकिंग। ठीक है, चलिए फिर अब चलते हैं केस नंबर 1। कौन सा हो गया, ये वाला केस जिसमें आपके पास कांस्टेंट वेलोसिटी थी। इसमें हमने देख लिया कि एरिया अंडर द कर्व कैसे निकलता है। अब आपको देखना है केस नंबर 2, दैट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब आपकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये टाइम में है। कि 0 जब सेकंड थे तो 0 वेलोसिटी थी, 5 पे 9 हुई, 10 पे 18 हुई, 15 पे 27 हुई, 20 पे 36 हुई और 25 पे 45, 30 पे 54। अब जरा एक्सेलरेशन लिख के देखो, इसका इधर बना लेते हैं कॉलम, एक्सेलरेशन। ठीक, किलोमीटर पर आवर वाली वैल्यूज लेते हैं और ये वैल्यू लेते हैं। एक्सेलरेशन का पहले तो फॉर्मूला बताओ क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसकी भी स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे देगी, इसकी स्लोप आपको एक्सेलरेशन दे देगी, बिल्कुल दे देगी। जरा देखो 2 ठीक है, जरा करो वेलोसिटी अपॉन टाइम 0 का 0, उसके बाद 9/5, उसके बाद 18/10। जरा काटो इसको, 18/10 को, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, ये भी आ गया 9/5। एक्सेलरेशन की वैल्यू किसमें है, ये आपकी है किलोमीटर, अच्छा ये आपको सेकंड में दी है, ये आपको आर में दिया है। तो ये वाली वैल्यूज यूज कर लेते हैं ताकि कोई कन्वर्जन की जरूरत ना पड़े। जरा ये वाली वैल्यूज यूज कर लो, क्योंकि ये सेकंड में है ना टाइम, इसीलिए, सिर्फ इसीलिए। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं। बताओ अब, चलो वो लाइंस नहीं बना रहे, लरेशन यार थोड़ा मिट गया। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद 2.5/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसके बाद 5/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हो गया पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, मतलब सारे केसेस के लिए लिख के देख लो यार। 7.5/15, 10/20, 12.5/25, ये सारे केसेस हैं। ज़रा सॉल्व करो। 25/50, 25, 10, 5/10, ये भी 5/10, ये आ गया 150, 5 एकम 5, 5 15, 5 15, 30, ओ 25, सॉरी 15, 15 दूनी 5 15, 5 एकम 5, 25, ये हो गया 1 इसकी भी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1/2 मीटर पर सेकेंड। इसकी वैल्यू भी 5/10 कितना होता है, 1/2। अब आप इसको कैलकुलेट करके देखो जरा, ये 10/20 है, 10/20 भी आपको क्या देगा, 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये भी आपको देगा 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब आपने हर एक वैल्यू के लिए ये वैल्यूज लिख के देख ली, हर एक पेयर के लिए वैल्यूज लिख के देख ली। 2.5, 5/10, 7.5, इसको मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ ठीक ठाक तरीके से, ये वाला थोड़ा सा, हाँ 5/10, ये 7.5 डिवाइडेड बाय 15,
ठीक है, इसकी वैल्यू भी 1/2, 10/20, 12.5 डिवाइड बाई 25, इनकी सबकी वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2, 1/2 आ गई। क्या मतलब है कि आपके पास अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि कांस्टेंट, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं, ये कौन सा वाला केस है, ये आपका केस है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। पिछला वाला केस कौन सा था, पिछला वाला केस था आपका जीरो एक्सेलरेशन का, पिछला वाला केस था आपका जीरो एक्सेलरेशन का, और ये वाला केस है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन का। जीरो एक्सेलरेशन में भी आपने एरिया अंडर द कर्व निकाला था। अगर आप इसमें एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, वो वाला तो सिंपल सा था, इस तरीके से 2 पॉइंट लिए, ये था एरिया अंडर द कर्व। अगर आप इसका एरिया अंडर द कर्व लिखना चाहते हो तो जरा देखो, ऐसे स्ट्रेट लाइन है, मैंने ये 2 पॉइंट कंसिडर करे, दोनों से पैरेलल लाइन डाल दी। अब मैं एरिया अंडर द कर्व देखने जाऊंगी तो मेरे पास एक तो ट्राइंगल बनेगा और एक रेक्टेंगल बनेगा। एक आपके पास ट्राइंगल बनेगा ADE। तो आपने क्या करा, अगर आपको एरिया अंडर द कर्व लिखना है, ये क्या है आपका एरिया अंडर द कर्व, अगर आपको एरिया अंडर द कर्व लिखना है तो आपको पहले तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE लिखना पड़ेगा और ऐड करना पड़ेगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का कोई भी साइड ले लो, AB इंटू EC ले लो या BC ले लो या कुछ भी ले लो, AB इंटू BC, AB इंटू BC, ये दोनों ले लिए हैं। इरेज कर देती हूं ताकि आपको दिखती रहें चीजें, ठीक है। AB इंटू BC, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया AD, हाइट हो गई ED, ये रहा आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आपके पास ये वाली जो वैल्यू है, ये है आपके पास T2 माइनस T1, ये जो आपकी वैल्यू है ये होगी आपके पास V2 माइनस V1, क्योंकि ये वेलोसिटी का डिफरेंस है इन दोनों पॉइंट पे, इन दोनों पॉइंट पे वेलोसिटी का डिफरेंस है, उधर क्या है आपका डिस्टेंस का डिफरेंस है। तो जब आप रेक्टेंगल का एरिया लोगे तो आप ये वाले 2 इंटरवल लोगे, ये वाले 2 पॉइंट लोगे वैल्यूज लिखने के लिए, जैसे कि 0 माइनस 20 आपकी वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया और 20 माइनस 0 आपका वेलोसिटी का डिफरेंस हो गया, और टाइम 20 माइनस 10। उसके बाद जब आप ट्राइंगल के लिए आप पेयर्स चूज करोगे तो जरा रेक्टेंगल वाले मिटा के अब हम ट्राइंगल वाले लिख लेते हैं। ट्राइंगल के लिए टाइम तो उतना ही है 20 माइनस 10, लेकिन अब आपके पास हाइट लिखने के लिए, यानी कि अगर आपको ये वाली हाइट चाहिए तो आपको ये दोनों वेलोसिटी के पॉइंट कंसीडर करने पड़ेंगे। इट इज समवेयर अराउंड 18 और ये होगा कुछ 36-37 के आसपास। तो इसके लिए V2 माइनस V1 क्या होगा, इसके लिए V2 माइनस 1 होगा आपके पास 37 अराउंड और माइनस 18। कुछ इस तरीके की वैल्यूज आपको दिमाग में रखनी होंगी। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, क्वेश्चंस करेंगे। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग को थोड़ा सा बोझ लग रहा होगा कि मैडम ये पढ़ा क्या रही है यार, मैम जल्दी कर दो, बड़ा ही कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ये चीज़ एक्चुअली में बहुत ईजी है। जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। केस 2 हम पढ़ चुके हैं। स्लोप ऑफ द ग्राफ विल गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन, ये हम बता चुके हैं, और हमने इसका एरिया अंडर द कर्व भी कर लिया है, ठीक है। अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ है। बिल्कुल सारी चीज़ें जो लास्ट इसमें बताई थी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और ये और एरिया अंडर द ट्रायंगल और ये सब कुछ आपका नेक्स्ट स्लाइड में बड़े प्यारे तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। एक लास्ट केस रह गया अब आपका। लास्ट केस कौन सा है आपका, लास्ट केस है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन का, दैट इज आपका एक्सेलरेशन हर एक पॉइंट पे चेंज होगा। हमने 3 केस करा, पहला जीरो एक्सेलरेशन का, दूसरा केस हमने करा कांस्टेंट एक्सेलरेशन का, और तीसरा केस हम कौन सा करने वाले हैं, इंक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन या डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का।
कैसा होता है ये? कुछ इस तरीके का ग्राफ होता है कि जो वेलोसिटी है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आती है। कैसी? स्ट्रेट लाइन तो ये बिल्कुल भी नहीं आएगी। कैसी ग्राफ आएगी? इंस्टेड कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, किसी भी तरीके का कोई नॉन लीनियर ग्राफ आएगा। कैसा? नॉन लीनियर। स्ट्रेट लाइन ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? लीनियर ग्राफ बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम इसको बोलेंगे नॉन लीनियर ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, सिंस एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी अ कर्व। क्योंकि फंक्शन ऑफ टाइम है, इट विल बी अ कर्व ऑफ सिंस एक्सेलरेशन इज कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग। क्योंकि अगर आप इसमें देखोगे, इसकी भी टेबल बना के देखोगे, तो जैसे आपके पास लास्ट केस में 1/2 1/2 1/2 1/2 आ रहा था, इस केस में आपके पास 1/2 1/2 1/2 नहीं आएगा। आपके पास इस केस में क्या आएगा? हर एक पॉइंट पे वैल्यूज चेंजिंग आएंगी। वैल्यूज हर एक पॉइंट पे चेंजिंग वैल्यूज आएंगी। हमेशा टेबल के साइड में जो लिखा होगा उसमें चेंजिंग वैल्यूज आएंगी। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द स्लोप विल ऑल्सो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर एक कोई भी दो इंटरवल लोगे आप, कोई भी दो इंटरवल लोगे, आपके पास हमेशा वैल्यूज चेंज आएगी स्लोप की। इसका मतलब हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन चेंज होगा। यही तो हमने लास्ट चीज में पढ़ी थी, जब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नॉन लीनियरिटी पढ़ रहे थे, तो हमने कहा था हर एक पॉइंट पे अगर नॉन लीनियर है तो हर एक टाइम इंटरवल में आपकी स्लोप की वैल्यू चेंजिंग होगी। स्लोप आपको स्पीड देती है, इसीलिए आपकी स्पीड की वैल्यू चेंज होगी। यहां पर भी यही बोला है, नॉन यूनिफॉर्म केस में हर एक पॉइंट पे स्लोप चेंजिंग होगी, और वो चेंजिंग स्लोप आपको क्या देगी? एक्सेलरेशन की वैल्यू देगी। ठीक है, चलिए, फिर ये था आपका डिस्टेंस टाइम और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का आज का चैप्टर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अरे ये भी नहीं दिख रहा होगा तो किसी को जरा आइए, क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और दूसरा टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्लास का होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक, इक्वेशन ऑफ मोशन और क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। और अगर आपको आज की क्लास के नोट्स चाहिए तो आज आप हमारी स्कोर प्लस ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। SCOREPLUS इज द नेम। आप वहां पर जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आपको आज की क्लास के नोट्स मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय गाइज।